सो हेलो एवरीवन, नॉलेज टुडे में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इशू और वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड इशू जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है आज भी, वो है इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद। तो हम इस विवाद को बिल्कुल आसान भाषा में इसकी हिस्ट्री, इसकी पूरी पृष्ठभूमि समझने की कोशिश करेंगे। आखिरकार इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद है क्या, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कौन कौन से लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, और साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब इस विवाद को सुलझाने का कोई तरीका है या नहीं है, या कौन कौन से देश जो हैं इसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, या कौन कौन से देश जो हैं अभी भी एक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो बिल्कुल विस्तार से एक एक चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल सरल भाषा में, आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं हमेशा हर वीडियो के पहले कहता हूं कि आप अभी इस वीडियो को लाइक मत करो, आप पूरा वीडियो देखो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन है जो आपको अच्छा लगा और हमने जो है इस पूरे विवाद को आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया, तभी हमारे इस वीडियो को आप लाइक करो। फ़िलहाल के लिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल को knowledgestudio.com को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह के मुद्दे पर जो हैं वो वीडियोस लाते रहते हैं, करेंट अफेयर पर डिटेल्ड एनालिसिस लाते रहते हैं। और मेरा 2 रिक्वेस्ट और रहता है हर वीडियो से पहले, और वो 2 रिक्वेस्ट है। पहला रिक्वेस्ट तो ये है कि हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर जुड़ें, बिकॉज इसके 2-3 फ़ायदे हैं। सबसे पहला है कि इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत सारे स्टडी मटेरियल PDF हम टेलीग्राम पे डालते रहते हैं, तो वो भी आपको वहाँ से आप यूज कर सकते हो। और दूसरा मेरा रिक्वेस्ट ये रहता है कि हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर से ज़रूर जाकर लाइक करें, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो तब भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जब भी हमारा वीडियो रिलीज हो तो आपको नोटिफिकेशन जो है इंस्टेंट मिल जाए। तो फ़िलहाल के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। FB पेज को लाइक करो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इजराइल आता कहाँ है, इजराइल की ज्योग्राफी क्या है। तो देखिए, अगर आप भारत से, मान लीजिए भारत है और भारत से वेस्ट की ओर बढ़ते हैं तो पाकिस्तान से और वेस्ट की ओर बढ़ते हैं तो अफ़गानिस्तान से और वेस्ट की बढ़ते हैं तो ईरान से और वेस्ट की ओर बढ़ते हैं तो इराक से और वेस्ट की बढ़ते हैं तो ये आता है जॉर्डन, सऊदी अरबिया, एंड देन आफ्टर जॉर्डन। तो देखिए ये है जॉर्डन, और इसी जॉर्डन के वेस्ट में और सीरिया के नीचे इधर ऊपर टर्की है, इजिप्ट है। ये आपको एक छोटा सा देश मिलेगा, कोई बड़ा देश नहीं है, एकदम ये छोटा सा देश मिलेगा, जिसे इजराइल कहा जाता है। इसे इजराइल भी कहा जाता है और ये पैलेस्तीन भी है। पैलेस्तीन कोई अलग नहीं है, इसी में पैलेस्तीन भी है। कौन कौन से इलाके पैलेस्तीन के हैं हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा इसका लोकेशन। मैं फिर से बता दूं, भारत से वेस्ट की ओर बढ़ते जाओगे तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान के बाद फिर सऊदी अरबिया, एंड देन आफ्टर ईरान के बाद इराक के बाद सऊदी अरबिया, और उसके बाद जॉर्डन आता है। और उसी जॉर्डन के भी वेस्ट में सीरिया के नीचे टर्की है, ऊपर टर्की से नीचे और इजिप्ट के ऊपर एक देश मिलता है, उस देश का नाम है इजराइल। हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास जानेंगे कि इस इलाके पे जो है वो किसने राज किया था। तो अक्सर आपने एक बहुत बड़ा एम्पायर का नाम सुना होगा, द ऑटोमन एम्पायर। 14th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक के इस पूरे दौर में, इस पूरे इलाके में, यानी मिडिल ईस्ट के अधिकतर इलाके में, जो आपको ये दिख रहा है मिस्र, आपको जो ये दिख रहा है इजराइल, आपको ये जो दिख रहा है जॉर्डन, आपको ये जो दिख रहा है इराक का इलाका, टर्की का इलाका और ऊपर तक, इन सभी एरियाज़ में जो है एक अम्पायर
का रूल चलता था। इस एम्पायर को ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। जिस तरह से भारत में मुग़ल एम्पायर हुए हैं, उसी तरह से एक ऑटोमन एम्पायर था जो इस पूरे इलाके पर राज करता था। मैं ऑटोमन एम्पायर पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप समझिए कि एक ऑटो एम्पायर एक लाइक मुग़ल एम्पायर की तरह था। तो वो इस पूरे इलाके पे जो है वो उसका रूल था। लेकिन 19th सेंचुरी आते आते ये अपने पतन की ओर अग्रसर हो चुका था। और आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये ऑटोमन एम्पायर जो है वो पूरी तरह से जो है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ऑटोमन एम्पायर जो है पूरी तरह से हार जाता है दो देशों से। एक तो है ब्रिटेन और दूसरा है फ्रांस। तो ब्रिटेन और फ्रांस से जो है ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यानी 1918 के आसपास ये पूरा ऑटोमन एम्पायर का जो ये पूरा इलाका है वो ब्रिटेन और फ्रांस के पास चला जाता है। और ये ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं वो आपस में इस इलाके को बांट लेते हैं। तो क्या कैसे कैसे बांटते हैं हम आगे देखते हैं। देखिए, एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट कहते हैं। 1916 में ये एग्रीमेंट हुआ था और ये एग्रीमेंट हुआ था 1916 में। और इसके बाद जो है वो ऑटोमन एम्पायर जितना फैला हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस जो है आपस में बांट लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा है वो ब्रिटिश का है। तो इस रंग का जितना भी है ये पूरा ब्रिटिश रूल का था। और उसी तरीके से जो है ये इलाका जो था वो रसिया के अंडर में था। ये इलाके जो थे फ्रेंच गवर्नमेंट के अंदर फ्रांस के अंदर था। तो इस तरीके से उन लोगों ने जो है वो पूरे इलाके को बांट लिया है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये जो पूरा का पूरा जो इजराइल पैलेस्तीन का जो ये पूरा का पूरा इलाका था ये ब्रिटेन के पास चला गया। कुछ इलाके ब्रिटेन के पास चले गए, कुछ इलाके रसिया के पास चले गए तथा बहुत सारे इलाकों पे जो है वो फ्रांस का था। लेकिन मेनली आप कह सकते हो कि इस इलाकों पे जो है जो आज का इजराइल या पैलेस्तीन है उस इलाके पे जो है वो पूरी तरह से आप कह सकते हो कि ब्रिटेन का जो है वो रूल था, जो आज का इजराइल और पैलेस्तीन है। देखिए, यहाँ से आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि जो पूरा का पूरा इलाका जो है वो जो आज का इजराइल और पैलेस्तीन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटेन के कब्जे में था। यानी ब्रिटिशर्स जो है उस पूरे इलाके पे रूल करते थे। जब ऑटोमन एम्पायर अपने पतन पे चला गया तब पहले ऑटोमन एम्पायर रूल किया करते थे। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑटोमन एम्पायर हार जाते हैं और ब्रिटेन और फ्रांस जो है आपस में एक एग्रीमेंट करके इस पूरे इलाके को बांट लेते हैं। कुछ इलाकों पे फ्रांस का कब्जा जाता है, कुछ इलाकों पे ब्रिटेन का कब्जा जाता है। तो इस तरीके से जो इजराइल आज का इजराइल और पैलेस्टीन का है उसमें मेनली ब्रिटेन का कब्जा होता है। मतलब आप कह सकते हो कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन जो है इस इलाके को रूल करता था। तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ और क्या विवाद क्यों उत्पन्न हुआ? तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा। एक यहाँ पे एक फिलॉसफी आती है, एक फीलिंग आती है जिसको जियोनिज़्म कहा जाता है। एक फीलिंग आती है जिसको जियोनिज़्म कहा जाता है। 19th सेंचुरी के आसपास जब मतलब आप समझते हो कि उसमें वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं था। आप कह सकते हो कि 1890 से लेकर 1900 के आसपास का जो दौर था, आप कह सकते हो कि एक तरह की फीलिंग जागी यूरोप के लोगों में कि हमें जो है अभी इसका ज्यूस में एक फीलिंग जागी कि उन्हें जो है उनके लिए एक स्पेशल कंट्री होना चाहिए। मतलब आप कह सकते हो कि ये फीलिंग आई कहाँ से? देखिए, हमें वहाँ उस समय यूरोप में क्या हो रहा था हमें समझना पड़ेगा इस फीलिंग के आने के पीछे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ज्यूस पर यूरोप में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे। देखिए, ज्यूस यूरोप में तो थे ही, लेकिन अरब में जो आज मिडिल ईस्ट है उसमें भी बहुत बड़े एरिया में आप कह सकते हो कि ज्यूस बसते थे। तो ज्यूस का जो है वो परसिक्यूशन सिर्फ यूरोप में नहीं होता था बल्कि पूरी दुनिया में होता था। भारत एक ऐसा देश था जिसने यहूदियों को शरण दी थी, वरना आप पूरा यूरोप मान लो, पूरा मिडिल ईस्ट मान लो, जिसमें ज्यूस का जमकर परसिक्यूशन होता था। और परसिक्यूशन का मेन जो कारण था वो था रिलीजियस ये भी था कि देखिए,
जो क्रिश्चियंस होते हैं वो ज्यूस से इसलिए नफ़रत करते थे क्योंकि उनके अनुसार ईसा मसीह को जो सूली पर चढ़ाया गया था वो यहूदियों के द्वारा ही चढ़ाया गया था। इसलिए क्रिश्चियन जो हैं वो ज्यूस से नफ़रत करते थे। इस कारण जो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ थे उस समय, वहाँ पर जो ज्यूस रहते थे बहुत ही माइनॉरिटी में, बहुत ही कम संख्या में, उनके साथ जो है वो कई तरह के अत्याचार किए जाते थे। तब वहाँ से उन लोगों में लगा कि नहीं, हमारे लिए एक सिर्फ ज्यूस लोगों के लिए एक स्पेशल कंट्री होना चाहिए, एक स्पेशल देश होना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में भी ज्यूस का एक मतलब वो भी माइनॉरिटी में थे लेकिन उनका भी एक पॉपुलेशन था और मुसलमान भी उनके साथ परसिक्यूशन करते थे। इसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि माना जाता ये है कि जब हज़रत मोहम्मद साहब अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो बहुत सारे यहूदी धर्म के लोगों ने जो है उन पर हमले कराए थे या उन पर जो है वो वार किया था। तो इस कारण मुस्लिम भी जो है वो यहूदियों से नफ़रत किया करते थे। तो वहाँ तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में भी जो है वो जमकर बहुत ही मतलब बड़े स्तर पर यहूदियों के साथ वो नरसंहार होता था, उनको मारा जाता था। तब वहाँ पर क्या हुआ कि एक तरह की विचारधारा पनपी, जिस विचारधारा को जियोनिज्म कहा जाता है। उस जियोनिज्म में यह कहा गया कि यहूदियों का विश्व के हर कोने में परसिक्यूशन हो रहा है, इसलिए उनको एक स्पेशल देश चाहिए, एक विशेष राष्ट्र चाहिए जहाँ पे वो बिल्कुल सुख शांति से रह सकें और उस पर पूरी तरह से जो है उनका कंट्रोल हो। तो इसी विचार को, इसी भावना को जियोनिज्म नाम दिया गया। और इस जियोनिज्म के पीछे जो शख्स था उसका नाम था थियोडोर हर्जल। थियोडोर हर्जल जो आपको ये दिख रहे हैं, इनका नाम था थियोडोर हर्जल। इन्होंने इस फीलिंग को और बढ़ाया, इसका प्रचार किया और इसलिए इन लोगों ने एक जगह ढूंढा जो जगह आज का इजराइल है। यानी आप उस समय कहो कि इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। जेरूसलम के पास के इलाके को जो है उन लोगों ने कहा कि ये हमारे पूर्वजों का इलाका है, इसलिए ये हमारा इलाका होगा और यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहूदी आकर बसें और अपनी जो पुरानी संस्कृति थी, उनका मानना ये था यहूदियों का कि जेरूसलम के पास से ही यहूदी धर्म का विकास हुआ, यहूदी संस्कृति का विकास हुआ, इसलिए ये हमारे पूर्वजों की भूमि है। जो जेरूसलम है उसके आसपास की जो भूमि है वो हमारे पूर्वजों की भूमि है, इसलिए हमारे लिए एक विशेष देश होना चाहिए। और ये देश कहाँ होना चाहिए? तो ये जेरूसलम के, मतलब अगर ये जेरूसलम है तो जेरूसलम के चारों तरफ से जो है एक देश हमारे लिए होना चाहिए। तो ये जियोनिज्म था। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक वर्ड आपको मिलेगा, ये बैलफोर डिक्लेरेशन। अब ये बैलफोर डिक्लेरेशन क्या है समझिए। देखिए जब 19वीं सेंचुरी के अंत तक इस तरह की भावनाएं फैलने लग गई, जियोनिज्म की विचारधारा, जियोनिज्म का विचार फैलने लग गया कि यहूदियों के लिए एक देश होना चाहिए, बिकॉज विश्व के तमाम कोने में उनके साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और उसके पीछे जो कारण है वो है रिलीजियस। तो क्यों ना हमारे लिए एक देश हो सके, सिर्फ यहूदियों के लिए एक देश हो जहाँ यहूदी जो है पूरी तरह से शांति से और सौहार्द के साथ रह सकें। इसी फीलिंग को जो कहा जाता है वो जियोनिज्म कहा जाता है। अब जो है वो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है और वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने, वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो जाने के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश और फ्रांस जो हैं वो आपस में पूरे जो ओटोमन एम्पायर का जो इलाका है उसको बांट लेते हैं। यहाँ पर ब्रिटेन गेम खेलता है। मैं फिर से बता दूँ आपको कि विश्व की अगर आप सबसे बड़ी कुछ 2-3 समस्याएं देखोगे तो उसके पीछे कोई मिले कि नहीं मिले, ये देश, ये जो ब्रिटेन है वो ज़रूर मिल जाएगा। विश्व की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के पीछे आपको ब्रिटेन देश ही मिलेगा। जैसे में आप समझ जाओ कश्मीर का इशू, इसके पीछे ब्रिटेन है। इजराइल फिलिस्तीन का इशू, इसके पीछे ब्रिटेन है। तो यहाँ पर ब्रिटेन गेम खेलता है और यहीं से सारा मुद्दा जो है वो बिगड़ने लगता है। मुद्दा ये था कि देखिए जियोनिज्म फैल रहा था। जियोनिज्म मतलब यहूदियों के लिए एक देश की मांग उठ रही थी और उन्होंने उस देश को चुना था कि जेरूसलम के आसपास हमारे लिए एक देश होना चाहिए, बिकॉज हमारे पूर्वज जो हैं यहाँ आकर रहते थे, ये यहूदियों के पूर्वजों की भूमि है, इसलिए ये हमारा देश होना चाहिए। ये फीलिंग फैल रही थी पूरे यूरोप में, पूरे मिडिल ईस्ट में, इस तरह की भावनाएं फैल रही थी। ब्रिटिशर्स ने इसी भावना का उपयोग किया अपने सत्ता को कायम रखने के लिए। कैसे किया मैं समझाता हूँ। देखिए जब ओटोमन एम्पायर बिल्कुल ख़त्म हो गया और ब्रिटेन और फ्रांस ने पूरे मिडिल ईस्ट को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया, तो अब ये था कि ब्रिटेन को जो है
वो मिडिल ईस्ट पर, ब्रिटेन को जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट पर राज करना है। तो वो ब्रिटेन को मिडिल ईस्ट पर राज कैसे कर पाएगा, आप समझिए। तो ब्रिटेन को मिडिल ईस्ट पर राज करने के लिए एक सेना की ज़रूरत थी, और उनके पास अपनी सेना की संख्या काफ़ी कम थी, या फिर योग्य सैनिकों की काफ़ी कमी थी। तो हम सब जानते हैं कि जो ज्यूस होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, दिमाग से भी और शरीर से भी और पैसे से भी। ये दिमाग से भी बहुत तेज होते हैं। अधिकतर साइंटिस्ट आप देख लो, आइंस्टाइन देख लो, और अभी आप अगर फेसबुक के सीईओ देखो मार्क जुकरबर्ग, वो भी खुद एक ज्यूस है। ऐसे वो खुद को एथिस्ट कहते हैं, खुद को नास्तिक कहते हैं, लेकिन वो मूर्खता जो है वो ज्यूस हैं। तो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग आपको जूस मिल जाएंगे, बहुत पैसे वाले भी लोग आपको जूस मिलेंगे, और साथ ही साथ बहुत ही मतलब आप कह सकते हो फिजिकली फिट और ताकतवर लोग भी, फिजिकली शारीरिक रूप से ताकतवर भी आपको जूस मिल जाएंगे। तो ये जो ज्यूइज्म फैल रहा था और ब्रिटेन को जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट पर कैप्चर करना था, उसके लिए उनको कुछ सेनाओं की ज़रूरत थी, कुछ लोगों की, एक ग्रुप ऑफ पीपुल की ज़रूरत थी, जिसके द्वारा ये पूरे मिडिल ईस्ट पर जो है वो राज कर सके। तो इन्होंने क्या किया कि ज्यूस को चुना इसके लिए कि ज्यूस का एक ग्रुप बन जाएगा जो ब्रिटेन के लिए लड़ेगा, यानी ज्यूस का एक ग्रुप बन जाएगा, यहूदी लोगों का एक ग्रुप बनेगा, यहूदी लोगों की एक सेना बनेगी जो ब्रिटेन के लिए लड़ेगी। मिडिल ईस्ट में हमारे पास अगर इस तरह की सेना हो जाएगी तो हम मिडिल ईस्ट पर और भी लंबे समय तक जो है राज कर पाएंगे। तो ये कैसे हो पाएगा? तो ब्रिटेन ने यहाँ क्या गेम खेला, ये समझने की ज़रूरत है। उन्होंने क्या कहा कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हमारा सत्ता मिडिल ईस्ट पे हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, जितने भी ज्यूस हैं उनको फिलिस्तीन, उस समय इजराइल नहीं था, उस समय जो फिलिस्तीन का पूरा इलाका था वहाँ आकर बसाएंगे। ब्रिटेन ने एक घोषणा किया, इस घोषणा को बेलफोर डिक्लेरेशन कहते हैं। ये बेलफोर कौन थे? देखिए, ये बेलफोर कोई और नहीं थे, ये आप समझ जाइए, ये जेम्स बेलफोर हैं, ये कोई और नहीं थे। उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम था बेलफोर। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे गेम खेला, आर्थर बेलफोर्ड नाम था इनका। इन्होंने यहाँ क्या गेम खेला कि उनको बहुत लंबे समय तक मिडिल ईस्ट पे रूल करना था। इसके लिए उनको चाहिए थी एक बहुत ही अच्छे सोल्जर्स का ग्रुप, जो दिमाग से भी अच्छे हों, पैसे से भी हों, और आप कह सकते हो फिजिकली भी बहुत अच्छे हों। तो उन्होंने ज्यूस का उपयोग किया। कैसे किया? उन्होंने ये घोषणा कर दी, जियोनिज्म तो उस समय चल ही रहा था, चरम सीमा पे इस तरह की भावना फैली हुई थी कि हमें जो है एक अलग राज्य की, एक अलग देश हमारे लिए बनाया जाना चाहिए। और ये देश कहाँ होने चाहिए? ये जेरूसलम के पास होने चाहिए। जेरूसलम के पास क्यों चाहिए? क्योंकि ज्यूस के अनुसार उनके पूर्वजों की भूमि है जेरूसलम। तो जेरूसलम के चारों ओर यहूदियों के लिए एक देश होना चाहिए जहाँ वो महफूज रह सके, जहाँ वो बिल्कुल सेफ रह सके। तो इसी जियोनिज्म का उपयोग किया ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने घोषणा की, जिस घोषणा को बेलफोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि हम जो है वो ज्यूस के लिए एक अलग देश बनाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि हम जो है ज्यूस के लिए एक अलग देश बनाएंगे, और ये देश कहाँ होगा? ये होगा फिलिस्तीन के पास। फिलिस्तीन के पास, जेरूसलम के चारों ओर जो होगा ये एक देश होगा, और हम यहाँ पे यहूदियों के लिए जो है एक अलग देश बनाएंगे। भाई, यहूदी तो इंतज़ार में बैठे थे, उनको मौका मिल गया। तो एक बहुत बड़ी संख्या में जो जितने भी, क्योंकि बहुत बड़े मात्रा में जो है, बहुत बड़े मास लेवल पर ज्यूस के साथ यूरोप में पर्सिक्यूशन होता था, उन पर अत्याचार किए जा रहे थे, क्योंकि उन लोग पैसे से भी अच्छे थे, दिमाग से भी अच्छे थे। तो बहुत बड़ी मात्रा में ज्यूस जो हैं वो इस इलाके में, ये जेरूसलम जो इजराइल की राजधानी है उसके इलाके में जो है, वो समझिए। देखिए, मैं मैप आपको दिखाता हूँ। देखिए मैप क्या है कि ये इजराइल है, और ये जो इलाका है इजराइल का, जो ये इलाका है, ये जो इजराइल का इलाका है, आपको बिल्कुल एक डॉट मिलेगा, ये जेरूसलम है। तो वो क्या हुए कि वो यहीं आकर जो है वो धीरे धीरे आकर बसने लगे। जैसे ही बेलफोर डिक्लेरेशन की घोषणा हुई ब्रिटेन के द्वारा, बहुत बड़ी संख्या में जो है वो लोग आकर जेरूसलम के चारों तरफ जो है वो बसने लगे। कुछ ज्यूस ने जो है क्या कि आप कह सकते हो कि ज़मीनें खरीदी, क्योंकि पैसों से भी संपन्न थे वो। तो बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीनें तो खरीदी, साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़े, मतलब आप कह सकते हो कि जो लोकल पैलेस्टीनियंस थे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पूरा का पूरा देश पैलेस्टीन था, इजराइल नाम का तो कोई देश ही नहीं था। तो जो लोकल पैलेस्टीनियन अरब्स थे उनको मार मार कर भगाया भी गया।
मतलब पैसे से भी ज़मीन खरीद रहे थे और बल से भी मतलब ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे। तो दोनों तरीके से जो होता है वो बहुत बड़े मात्रा में मास लेवल पे जो है वो ज्यूज़ जो हैं वो आकर आफ्टर बेल्फोर डिक्लेरेशन आकर बसना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आकर बसना शुरू कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, ज़मीन तो खरीदते ही हैं, साथ ही साथ जो है वो बल प्रयोग करके भी ज़मीन हड़पते हैं। और धीरे धीरे करते करते ये पूरा इलाका जो है, पैलेस्टीन का जो पूरा इलाका है, उसके कम से कम 1/3 में लगभग 33% ज़मीन पे जो है वो ज्यूस का कब्जा हो जाता है। आप समझो, बहुत बड़े लेवल पर खरीदा। जो खरीद नहीं पाए उन्होंने बल प्रयोग करके वहाँ के जो पैलेस्टीन अरब्स थे उनको भगाया, और भगा के खुद जो है वो ग्रुप में रहने लग गए। और इस तरीके से जो 1/3 इलाके पे, जो पैलेस्टीन का 1/3 इलाका था, उस पर इनका कब्जा हो गया। आप समझिए, देखते ही देखते एक देश के 33% इलाके के लगभग 33% इलाके पर अगर दूसरे देश के लोगों का कब्जा हो जाए तो ये कितना बड़ा इशू है। तो इस तरीके से जो है वो हुआ। तो ये अब तक का पूरा इशू था। अब आगे हम समझते हैं। देखिए ये मैप है, और ये मैप दिखाता है। देखिए जब आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये मैप देखोगे तो आप यहाँ देखो कि ये पूरा जो येलो कलर का है ये पूरा पैलेस्टीन था। इज़राइल नाम का कोई जो है वो नहीं था। आप कह सकते हो कि कोई देश उसका कोई अस्तित्व नहीं था। धीरे धीरे क्या करते हैं कि देखिए ये जो है वो धीरे धीरे ये अपने आसपास जो है वो बसना शुरू करते हैं। जो डॉट डॉट आपको ग्रीन दिख रहा है, ये जो आपको डॉट डॉट ग्रीन दिख रहा है, ये वही ज्यूस लोग हैं जो आकर बसना शुरू करते हैं। तो ये इस तरीके से डॉट डॉट आकर बसना शुरू कर देते हैं। और देखिए देखते ही देखते क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। जो पहले ग्रीन इतना कम है वो अचानक क्या होता है कि ग्रीन इतना ज़्यादा हो जाता है, और येलो जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और आप अगर अभी देखो तो ये और कम, और ये आज की स्थिति है, ये आज का इजराइल है। आप देखो कि ये पूरा पैलेस्टीन, और आज ये कितना बच पाया, या ये येलो पूरा था, आज ये येलो थोड़े बहुत डॉट यहाँ हैं और थोड़े बहुत डॉट यहाँ हैं। तो आप समझो कि एक पूरा देश, उसको इन लोगों ने ख़त्म करके उस ज़मीन पर कब्जा करके एक नया देश बनाया। यानी इजराइल नाम कोई देश था ही नहीं। लोगों ने ज़मीनें खरीदी, बहुत बड़े लेवल पर ज़मीनों पर कब्जा किया, और वहाँ के लोकल्स अरब्स को, पैलेस्टीनियन अरब्स को भगाकर उनके साथ मारपीट करके उनके ज़मीनों को कब्जा करके बहुत बड़े लेवल पर जल्दी ही पूरे इलाके को कैप्चर किया। और ये मैप उसी चीज़ को शो कर रहा है। आप एक देश को कुछ सालों में ही, कुछ दशक में पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हो और कब्जा कर लेते हो। हम 2 इंच ज़मीन के लिए आप समझो कि जब हमारा एक ऐसा ज़मीन जो चीन ने छीन रखा है, और बहुत बड़ा इलाका जो है वो जम्मू कश्मीर का वो पाकिस्तान ने रखा है, तो हमारे अंदर कितना गुस्सा है उन दोनों देशों के खिलाफ। आप जस्ट इमेजिन करो कि एक पूरे देश पर एक दूसरे देशों के लोगों का कब्जा हो जाता है, तो उनके अंदर इस देश के प्रति कितना गुस्सा होगा, हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो ये है पैलेस्टीन का विवाद। और आगे क्या है हम और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी ये मैटर आगे क्या होता है हमें समझना पड़ेगा। देखिए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या होता है कि ब्रिटेन जो है वो इन मिलिशियाज़ के दम पर, इन ज्यूस के दम पर बहुत लंबे समय तक जो है वो शासन करता है मिडिल ईस्ट में, ब्रिटेन और फ्रांस। लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन इलाकों को जो है वो आज़ादी दे दी जाती है। और तो आज़ादी दे दी जाती है तो ये जो पूरा इजराइल और पैलेस्टीन का जो मुद्दा था उसको यूएन को सौंप दिया जाता है। ब्रिटेन यही करता है, पहले मुद्दा बिगाड़ेगा, और जब वहाँ से निकलने लगेगा तो ये मुद्दा यूएन को दे देगा। जब ये काम वो कर रहा था 1947 के आसपास इजराइल पैलेस्टीन में, द सेम आप कह सकते हो कि इसी साल के आसपास ये यही काम कर रहा था कश्मीर में भी यही काम कर रहा था। पहले मुद्दा को उलझाएगा और उसके बाद सुलझाने के लिए उसको यूएन को भेज देगा। तो ये ब्रिटेन की चाल रही है। तो 1947 में जो है वो यूएन ने एक फ़ैसला रखाया कि अब क्या हो। अब इजराइल ने तो भैया इतने बड़े इलाके पे कैप्चर कर रखा है, वो ज़मीन तो एक्चुअली में पैलेस्टीनियंस की है। तो यूएन ने एक फ़ैसला दिया, उन्होंने एक फ़ैसला रखा कि देखिए अरब जो स्टेट है उसको 45% दे दिया, और ज्यूस को जो है वो 55% दे दिया।
समझिए, ये यूएन का जो फैसला आया जब 1947 में, जब ब्रिटेन चला गया इस इलाके से, तो ये विवाद चला गया यूएन के पास। तो यूएन ने एक फैसला दिया, फैसला में ये दिया कि जो पूरे इलाके में है लगभग 55% जो इलाका है वो ज्यूस को दे दिया जाए, और लगभग 45% का जो इलाका है, ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये पूरा इलाका जो है वो अरब्स को, जो वहाँ के लोकल्स पैलेस्टीनियन अरब्स थे, उनको दे दिया जाए। और ये पूरा का पूरा जो ये मुद्दा था ये इजराइल का था। देखिए ये जो येलो आपको दिख रहा है, जो येलो आपको दिख रहा है, ये येलो जो है जेरूसलम है। जेरूसलम में चूँकि दोनों की आबादी थी, लगभग आधी आबादी ज्यूस की थी और लगभग आधी आबादी जो थी वो मुसलमानों की थी। इसलिए क्या किया गया, यूएन ने कहा कि इस इलाके पे ना ज्यूस का कब्जा होगा ना अरब्स का कब्जा होगा, इस पर जो है वो इंटरनेशनल कंट्रोल होगा। तो यूएन ने 1947 में एक रिजोल्यूशन लिया, एक डिसीजन दिया, जिसमें 55% ज्यूस को, 45% पैलेस्टीनियन अरब्स को, और जो जेरूसलम का जो इलाका है, जो ये येलो है, वो सौंप दिया गया इंटरनेशनल कंट्रोल में, यानी कि यूएन अब उसको कंट्रोल करेगा जेरूसलम को। तो ये क्यों करेगा, क्योंकि जेरूसलम में आधे लोग तो ज्यूस थे और आधे लोग मुसलमान थे, तो किसको दिया जाए। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो यूएन का फैसला आया। अब यूएन के फैसले आने के बाद जाहिर सी बात है प्रतिक्रिया होगी। आपने क्या किया, हमारे ही ज़मीन के 55% इलाके को, आधे से भी ज़्यादा इलाके को किसी एक ऐसे देश को दे दिया जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। आपने हमारे ही ज़मीन को जो जिन्होंने छीना उसको ऑफिशियली 55%, 50% से भी ज़्यादा, आधे से भी ज़्यादा एक ऐसे मुल्क को दे दिया जिसने हमारे साथ हाँ मतलब आप छीन कर ज़बरदस्ती हड़पी है। आप समझो, इमेजिन करो कि कल आपके घर में कोई कब्जा करता है और आपके इलाके के 55% को कब्जा कर लेता है, और जब पंच बैठता है कहता है कि भैया अब उसने तो कब्जा कर ही लिया है, ऐसा करो कि 55% उसको दे दो, 45% तुम रख लो। तो आप जाहिर सी बात है आपका सवाल ये बैठेगा कि हम 55% क्यों दे दें भाई, हमारा पूरा इलाका तो हमारा था, शांति के लिए हम अपना कुर्बानी क्यों दें, 55% हम क्यों दें। तो ये प्रतिक्रिया आनी थी। इस प्रतिक्रिया के बाद कई वॉर होते हैं, हम समझेंगे कि आगे क्या होता है। देखिए समझिए, जैसे ही ये फैसला आया तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक घटना घटती है कि इस फैसले के आने के बाद जो और अरब देश थे, जो जिनकी सीमा इजराइल से लगती थी, जैसे जॉर्डन हो गया, इधर इजिप्ट हो गया, इधर सीरिया हो गया, इधर लेबनान हो गया, इन देशों को लगा कि अगर एक देश इजराइल बन जाता है तो ये उन लोगों के सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, बिकॉज इजराइल जो होगा जो यूरोपियन कंट्री का एक प्रॉक्सी होगा। आफ्टर ऑल ब्रिटेन ने ही तो बनाया है, ब्रिटेन फ्रांस ने ही तो इसे बनाया है, तो ये ब्रिटेन और फ्रांस का प्रॉक्सी होगा। और चूंकि इसका लोकेशन इतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि वो पूरे इलाके को जो है हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी संप्रभुता के लिए इजराइल का होना बहुत ही खतरनाक है। सारे अरब देशों ने मिलकर जो है ऐसा सोचा। जाहिर सी बात है, इजराइल क्या था, ये यूरोपियन देशों का एक बनाया हुआ प्रॉक्सी था, और कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए इजराइल बनाया गया था। तो अगर समझना पड़ेगा, देखिए हमें समझना पड़ेगा, अरब देश कभी भी इजराइल पसंद नहीं करते। हमें ये समझना पड़ेगा, वो इजराइल को पसंद नहीं करते, और इजराइल कभी भी पैलेस्टीन को पसंद नहीं करता, एक स्टेबल पैलेस्टीन को पसंद नहीं करता। तो जाहिर सी बात है वॉर तो होना ही था। तो जैसे ही यूएन का यह फैसला आया तो क्या हुआ कि आसपास के जितने भी देश थे उन्होंने जो है वो इजराइल पर हमला कर दिया। जैसे ही, जिसको हम लोग अरब इजराइल वॉर के नाम से जानते हैं, और ये 90 अरब इजराइल वॉर के नाम से जानते हैं। जो वॉर हुआ था 1948 से 1949 के बीच में ये वॉर हुआ था। इस वॉर को हम 1948 टू 1949 के बीच में हुआ था। हमें समझना पड़ेगा कि जैसे ही यूएन का वो डिसीज़न आया अरब और ज्यूस के 55% और 45% ज़मीन के बंटवारे को लेकर, तो पूरे अरब देश को लगा कि अगर इजराइल बनता है तो उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी संप्रभुता के लिए खतरनाक है।
क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री के प्रॉक्सी होंगे और हमारे ऊपर कंट्रोल रखने के लिए यूरोपियन कंट्री जो है इसका सहारा ले गए हम पे हमले करा के। तो वो चाहते थे कि कभी भी एक स्टेबल इजराइल या इजराइल जैसा देश बने ही ना। तो सारे के सारे अरब कंट्री जो इजराइल के पड़ोसी थे उन्होंने जो है वो इजराइल पर जो है वो हमला कर दिया, जिसको हम अरब इजराइल वॉर के नाम से जानते हैं। इधर से इजिप्ट ने हमला किया, इधर से सीरिया ने हमला किया, साइड से इराक ने हमला किया, इधर जॉर्डन ने हमला किया। इस तरीके से जो है इन देशों ने जो है वो हमला किया। हमें समझना पड़ेगा कि जब हमला हुआ तो उस समय नया नया एक देश बना था इजराइल, सॉरी देश तो था लेकिन आप कह सकते हो कि यूएन डिसीजन के बाद जो है एक देश की संरचना रखी गई थी, एक नए देश की संरचना रखी गई थी। तो क्या हुआ कि इस पूरे के पूरे वॉर में ना अरब को कोई नुकसान हुआ ना इजराइल को कोई नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो पैलेस्टीनियन अरब्स को हुआ, जो वहाँ के लोकल्स थे उनको नुकसान हुआ। मैं बताता हूँ कैसे इसका नुकसान हुआ। देखिए, इजराइल ने अपनी बाउंड्री बढ़ाई, पहले 55% मिला था, उसने और बाउंड्री बढ़ाई। साथ ही साथ देखिए हम समझते हैं कि क्या हुआ आफ्टर। देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये इजराइल था। जब इन देशों ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल ने और जो है वो अपनी जो ज़मीन का विस्तार है, भूमि का विस्तार है, वो और बढ़ाया। और साथ ही साथ आपको अगर ये दिख रहा हो यहाँ पर ये गाजा, ये बहुत ही अपने बहुत नाम सुना होगा, गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी। तो ये छोटा सा आपको ये दिख रहा है, जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये पूरा, इसी को गाजा कहते हैं। और ये जो है आपको पूरा का पूरा वेस्ट बैंक है। तो उन्होंने क्या किया, जो ये गाजा है इसको किसने कैप्चर कर लिया, यहाँ इजिप्ट ने, जो पैलेस्टीनियन ज़्यादा इस इलाके में रहते थे, इजिप्ट ने इस पूरे इलाके को कैप्चर कर लिया। और इधर जो वेस्ट बैंक को जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया। जब 1948-49 में अरब इजराइल वॉर होता है, अरब देश इजराइल पर अटैक करते हैं, तो इजराइल ने भी अपनी ज़मीन को विस्तार किया। साथ ही साथ इन अरब देशों में इजिप्ट ने भी गाजा पट्टी को कैप्चर कर लिया और जॉर्डन ने जो है वो वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लिया। यानी आफ्टर ऑल किसी का नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो पैलेस्टीनियन अरब, जो लोकल्स पैलेस्टीनियन पीपुल थे, उनका नुकसान हुआ। तो ये 1948-1949 की घटना हुई, समझिए आप, 1948-1949 की जो है ये घटना हुई। अब लेकिन बहुत बार होता है, 2-3 वॉर और जो इम्पोर्टेंट वॉर है मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए अगला जो है 48 के बाद अगला जो वॉर होता है, 1948 के बाद जो अगला वॉर होता है वो आता है 1967 का। तो 1948-49 के अरब इजराइल के वॉर के बाद एक और घटना घटती है जिसको हम लोग जानते हैं स्यूज क्राइसिस के नाम से। अब ये क्या थी, इस स्यूज क्राइसिस क्या है, देखिए 1948-49 में जब इजराइल के नेबर्स जो अरब कंट्री थे उन्होंने हमला किया था इजराइल पर, तो इस वॉर में पैलेस्टीनियन लोकल्स जो थे उनको छोड़कर सभी को फ़ायदा हुआ था। इजराइल ने भी अपनी भूमि बढ़ाई थी, उसने अपनी सीमा को एक्सपेंड किया था। मिस्र ने, जो इजिप्ट है, उसने जो है वो गाजा स्ट्रिप को कैप्चर किया था। ठीक उसी तरह जॉर्डन ने जो है वेस्ट बैंक को कैप्चर किया था। तो किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ था। नुकसान अब होना शुरू होता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम जानते हैं स्वेज क्राइसिस के नाम से। ये क्या हुआ था, देखिए 1948-49 के वॉर के बाद इजराइल और फ़िलिस्तीन के साथ साथ इजराइल और अरब देशों के जो संबंध है बहुत ज़्यादा बिगड़ते चले गए। और मैंने पहले भी कहा था कि अरब देश कभी भी स्टेबल इजराइल पसंद नहीं करते, तो उन्होंने पूरी कोशिश की इजराइल को बर्बाद करने के लिए। तो उसी में क्या हुआ कि स्वेज क्राइसिस आता है। मैं मैप से समझाता हूँ ये पूरा इंसिडेंट क्या था। देखिए
ये मैप है। आपको ये दिख रहा है, ये जो पूरा इलाका है ये इजिप्ट है, ये पूरा जो है वो इजिप्ट है, ठीक। तो क्या हुआ 1948-49 के अरब इजराइल वॉर के बाद ये जो आपको ये इलाका दिख रहा है, ये जो इलाका दिख रहा है यहाँ पे, फिर ये सी है, देखिए क्या होता है। ये मेडिटेरियन सी है। होता ये है कि यहाँ पर एक कैनाल बन रहा था जिसको सुएज़ कैनाल के नाम से जानते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट कैनाल्स हैं। तो हुआ यूँ कि जब ये कैनाल बनकर तैयार हो गया 1956 के आसपास, 1956 के आसपास जब ये कैनाल बनकर तैयार हो गया, जो इजिप्ट ने फ्रांस की एक कंपनी को दिया था टेंडर ये कैनाल बनाने के लिए, जो कैनाल जो था वो ये इलाके से होकर जाता। जब ये कैनाल बनकर तैयार हो गया तो उस समय जो इजिप्ट के रिप्रेजेंटेटिव थे, उस समय वहाँ के जो रूलर थे, उन्होंने कहा क्या कि हम सभी, चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था ये, आपको यूरोप को एशिया से जोड़ने का ये बहुत ही सबसे ज़्यादा अच्छा रास्ता था और सबसे शॉर्ट पाथ भी था। तो हुआ यूँ कि जब ये कैनाल बनकर तैयार हो गया तो इजिप्ट ने क्या किया, इजिप्ट के जो उस समय रूलर थे उन्होंने 1956 में ये घोषणा कर दी कि हम सभी देशों के जहाज़ को तो जाने देंगे लेकिन इजराइल के जहाज़ को यहाँ से होकर गुजरने नहीं देंगे। जैसे ही इजिप्ट मिस्र के जो इजिप्ट के रूलर थे उन्होंने ये घोषणा की तो इजराइल जाहिर सी बात है घर बड़ा उठेगा, क्योंकि इजराइल को कुछ भी चाहिए सामान एशिया से तो ये इस इलाके से तो होकर जाएगा ही जाएगा किसी भी कीमत पर। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था इजराइल का। तो इजराइल ने क्या किया, तुरंत इजिप्ट पर अटैक किया और उसने जो ये पूरा का पूरा जो ये इजिप्ट का था सिनाई पेनिनसुला उसको कैप्चर कर लिया। और ये कैप्चर करके इजिप्ट में घुसने ही वाले थे तब इजिप्ट जागा कि भैया हाथ से मैटर निकल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि इजिप्ट और इजराइल के बीच में जो है वो एक छोटा सा स्मॉल स्केल वॉर होता है जिसमें जो है इजराइल जीतता जाता है और बहुत बड़े हिस्से में, इजिप्ट के एक बहुत बड़े हिस्से में जो है इजराइल का कब्जा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि समझौता होता है, समझौते में ये कहा गया था इजिप्ट के द्वारा, मूलतः बेसिकली इजिप्ट की हार होती है और इजिप्ट अपनी गलती मानता है, कहता है कि ठीक है हम इस रास्ते से इजिप्ट के भी जहाज़ जाने देंगे लेकिन जो इजराइल के द्वारा कैप्चर्ड लैंड है इजिप्ट के उसको लौटाया जाए। तो सुएज़ क्राइसिस बेसिकली ये था कि जो इजिप्ट है उसने रोका था इजराइल के जितने भी सी पेयर्स थे उसको सुएज़ कैनाल से होके जाने के लिए। तो इसी इंसिडेंट के बाद इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक स्मॉल स्केल वॉर होता है जिसमें जो है इजिप्ट ने बहुत बड़े इलाके पे इजराइल के एक बहुत बड़े इलाके पे इजिप्ट के एक बहुत बड़े इलाके पे इजराइल ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद फिर एक समझौता होता है और इजिप्ट जो है वो इजराइल के सीपीआर्स को आने जाने देता है और फिर जो कैप्चर की गई भूमि थी इजराइल के द्वारा इजिप्ट की वो लौटा दी जाती है। तो इस तरीके से पूरा मैटर जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ये जो था उसको हम लोग सुएज़ क्राइसिस के नाम से जानते हैं। ये जो था ये सुएज़ क्राइसिस के नाम से जानते हैं और ये फिर मैटर जो है सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन फिर भी आगे और भी वॉर होते गए, 2-3 वॉर और हैं जो हम लोग समझेंगे। देखिए अगला जो था हमें ये समझना पड़ेगा, इसको बड़ा फेमस वॉर कहते हैं जो 1967 में हुआ था और ये बहुत ही फेमस वॉर है वर्ल्ड का, 6 डे वॉर। और इस वॉर के बाद इजराइल की ख्याति पूरे विश्व में छा गई और पूरे विश्व में इजराइल जो है एक आप कह सकते हो आर्म पावर के रूप में उभरा। 6 दिनों में आप समझो कि बहुत बड़े बड़े अरब देश जो बहुत सालों से अस्तित्व में थे उन देशों को पराजय किया। एक नया राष्ट्र इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया ने जो है वो आप समझो फिर से देखिए 1948-49 में एक वॉर होता है अरब और इजराइल के बीच में। फिर 56 में इजिप्ट और इजराइल के बीच में सुएज़ क्राइसिस होती है, थोड़ा सा स्मॉल स्केल वॉर होता है जिसमें इजराइल जीतता है और उसके बाद फिर समझौता होता है और सब कुछ मैटर सॉर्ट हो जाता है। लेकिन 1967 में होता है 6 डे वॉर। उसमें क्या होता है, उसमें होता यह है कि एक तरफ से इजिप्ट
इधर से जॉर्डन और इधर से सीरिया जो है वो हमला बोल देते हैं, सॉरी हमला बोलने ही वाले थे कि इजिप्ट उनके हमला करने से पहले ही ताबड़तोड़ इन देशों पर हमला करने लगता है। जैसे ही ये हमला करने वाले थे तुरंत खबर इजराइल को जाती है और इजराइल जो है वो आप कह सकते हो कि पहले ही इनके हमले करने से पहले ही हमला करना शुरू कर देता और इतने बम बरसाता है इन देशों में, विशेषकर इजिप्ट में इतना बम बरसाता है कि 6 दिनों में ये वॉर समाप्त हो जाता है। 6 दिनों में इन राष्ट्रों के आगे, इजराइल के आगे ये राष्ट्र झुक जाते हैं और 6 दिनों में एक नया राष्ट्र इन देशों को हरा देता है। और सिर्फ हराता ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े लैंड को कैप्चर भी कर लेता है। ये किस तरह के लैंड को कैप्चर करता है देखिए, आप समझिए कि जो वेस्ट बैंक आपको दिख रहा है, ये वेस्ट बैंक पूरा जॉर्डन का था। 48-49 के बाद ये पूरा का पूरा जो जॉर्डन का था, पूरा वेस्ट बैंक जो है वो कैप्चर कर लेता है। उसके बाद जो ये गाजा स्ट्रिप आपको दिख रहा है जो इजिप्ट का था वो पूरा कैप्चर कर लेता है। और इवन जो सीरिया का ये इलाका आपको गोलन हाइट दिख रहा है, और ये गोलन हाइट्स कहते हैं, ये भी पूरा का पूरा कैप्चर कर लेता है। ये इलाका इजराइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये ऊंचाई पर था, हाइट पे था, पहाड़ी पे था। तो वहाँ से जो इजराइल है वो सीरिया पर भी कंट्रोल कर सकता था, नीचे आपको जॉर्डन पे भी, और ऊपर उधर लेबनान पे भी आप कह सकते हो निगरानी रख सकता था। तो आप समझो कि जो 1967 का जो 6 डे वॉर होता है, उस वॉर के बाद इजराइल की ख्याति बोलने लगती है पूरे, आप कह सकते हो कि पूरे दुनिया में उसको एक मतलब आप कह सकते हो कि एक सैनिक महाशक्ति के रूप में एक जगह मिलती है। 6 दिनों में इतने बम दागता है इन देशों में कि पूरे देश जो हैं वो हार जाते हैं। और सिर्फ हारते ही नहीं है बल्कि इजराइल जो है इनके बहुत बड़ी भूमि पे जो है वो कब्जा कर लेता है। तो और कम से कम इजराइल जो है, आप ये समझो कि इजराइल ने अपने एरिया को ट्रिपल कर लिया था इस वॉर के बाद, 3 गुना कर लिया था। जितना वो इजराइल 48-49 के बाद था उससे 3 गुना कर दिया था 67 के वॉर के बाद। तो आप समझो कि 67 का जो वॉर था वो अरब देशों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा था एक नए राष्ट्र के द्वारा। फिर भी ये जो देश थे वो बहुत सालों से एग्जिस्टेंस में थे, उनकी अपनी एक आर्मी थी और एक बहुत सालों से आप कह सकते हो कि उनका अपना एक रूल चलता था। लेकिन वहीं एक नया राष्ट्र आता है जो 20 साल 22 साल पुराना एक राष्ट्र होता है, जिसकी आर्मी नहीं होती है, जिसके सारे लोग नहीं होते हैं, वो आकर आपको हरा कर चले जाते हैं। तो अरब देशों, आप कह सकते हो कि अरब देशों के मुँह पर ये जोरदार तमाचा था इजराइल के द्वारा। और साथ ही साथ इजराइल की ख्याति पूरे विश्व में जो है वो फैल जाती है। इस तरह से 1967 का वॉर होता है। मैं वॉर के बारे में इसलिए आपको बता रहा हूँ, इजराइल फ़िलिस्तीन में इन वॉर का बड़ा महत्व है। तो हमने 48-49 का वॉर देख लिया, हमने 1948-49 का वॉर देखा, अरब इजराइल वॉर, जिसमें क्या होता है हम समझ गए। फिर छोटा सा एक सुएज़ क्राइसिस होता है 1956 में, हमने उसके में भी देखा। फिर 1967 में जो अभी हमने डिस्कस किया 6 डे वॉर, हमने उसकी चर्चा की। एक और इम्पोर्टेंट वॉर मिलता है, आप समझो ये वॉर जो है देखिए एक और वॉर मिलता है। देखिए आफ्टर, इसमें ये जो इन्फोग्राफिक ये दिखा रहा है कि आफ्टर 6 डे वॉर ये पूरा का पूरा जो इलाका है, सिनाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप, ये सब इजिप्ट से छीन लेता है। वेस्ट बैंक जॉर्डन से, और गोलन हाइट जो है सीरिया से छीन लेता है। तो ये होता है आफ्टर 6 डे वॉर। ये वही इन्फोग्राफिक है, वो उसी को शो कर रहा है। आगे आते हैं, आगे है 1973 का योम किपुर वॉर। अभी योम किपुर वॉर क्या है? देखिए योम किपुर वॉर जो है वो ज्यूस लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व था, बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। जिस तरह से भारत में हिंदुओं के लिए दीपावली है, दशहरा है, दुर्गा पूजा है, उसी तरीके से ज्यूस के लिए बहुत ही पवित्र फेस्टिवल है, होली फेस्टिवल माना जाता है योम किपुर। उसी दिन अरब के आप समझो कि इजिप्ट और सीरिया जो हैं वो हमला कर देते हैं इजराइल पर। इजिप्ट और सीरिया ही सिर्फ हमला नहीं करते, इजिप्ट और सीरिया तो अपने सैनिक के द्वारा हमला करते हैं, लेकिन इजिप्ट और सीरिया के पीछे कई सारे अरब देशों का हाथ होता है। यानी अरब देश जो हैं वो इजिप्ट और सीरिया को सपोर्ट कर रहे थे। मेनली इजिप्ट और सीरिया जो है आप कह सकते हो कि हमला कर देता है इस वॉर में, इस दिन। और ये दिन जो है वो ज्यूस लोगों के लिए बहुत ही मतलब आप इस पर वन ऑफ द होलीएस्ट फेस्टिवल होता है। तो सारे जो ज्यूस लोग थे वो बिजी थे इस त्यौहार को मनाने के लिए। तो जैसे ही इजिप्ट और सीरिया हमला करता है
तो चूँकि ये बिजी थे, ये प्रिपेयर नहीं थे, तो शुरू तो इनको काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि इजराइल को हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो जो है वो फिर से अपना जीत जो है वो कायम करने लगता है। मैं थोड़ा सा आपको मैप से समझाता हूँ क्या था पूरा मैटर। देखिए, अगर आप मैप देखोगे तो आप समझो कि ये जो इलाका कैप्चर किया गया था 1960 जो आप कह सकते 7 के वॉर में, 6 डे वॉर में, तो जाहिर सी बात है जब 1967 के वॉर में इतने बड़े इलाके को कब्जा किया था इजराइल के द्वारा, तो ये ट्राई करेंगे, ये देश ज़रूर जाहिर सी बात है ट्राई करेंगे फिर से इसको वापस लेने के लिए। तो क्या हुआ कि इधर से इजिप्ट जो है अपने इन इलाकों को वापस रिगेन करने के लिए, और इधर से सीरिया गोलन हाइट्स को रिगेन करने के लिए जॉर्डन कुछ नहीं करता है। 1973 के वॉर में जॉर्डन जो है वो यथास्थिति बनाए रखता है, वो हमला नहीं करता है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि इसको पता चल गया था 67 के 6 डे वॉर में कि उसकी स्थिति क्या है। लेकिन ये जो देश थे इजिप्ट और सीरिया, इन्होंने फिर से अटैक किया था अपने इस ज़मीन को वापस लेने के लिए, जिसको योम किपुर वॉर कहते हैं। जब ये योम किपुर वॉर हुआ तो शुरू में तो इजराइल हारा, लेकिन बाद में फिर से इजराइल जो है वो जीता, और इजराइल जीता, और जो जैसा स्थिति था वही स्थिति बनाए रखी गई। मतलब आप समझो कि आफ्टर इसमें इजराइल की ही विजय हुई। सीरिया किस लिए हमले किए था इजराइल पर? गोलन हाइट्स को रीगेन करने के लिए। ठीक उसी तरह से इजिप्ट किस लिए हमला किया था इजराइल पर? सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप को वापस लेने के लिए। कोई वापस नहीं लेता है, इजराइल जो है वो बढ़त बनाए हुए होता है, और ये वॉर भी इजराइल जीत जाता है। इसके बाद इजिप्ट को लगने लगता है कि अब वो इजराइल को कभी हरा ही नहीं सकता। अगर ये भूमि जो इजराइल के द्वारा कैप्चर किया गया है, इसको वापस लेने का बस एक ही तरीका ये है, इजराइल से बात करो, इजराइल से समझौता करना ही पड़ेगा अगर आपको ये लैंड वापस लेने हैं। वॉर से ये लैंड कभी भी वापस नहीं हो सकते। तो योम किपुर वॉर के बाद क्या होता है? योम किपुर वॉर के बाद इजिप्ट में, ये यूएस के प्रेसिडेंट थे उस समय, ये इजिप्ट के उस समय रिप्रेजेंटेटिव थे और इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके बीच में एक समझौता होता है। आप समझिए 1973 के योम किपुर वॉर के बाद जो इजिप्ट और सीरिया जो है वो फिर से हमले करते हैं इजराइल पर अपने खोए हुए ज़मीन को वापस लेने के लिए। फिर से इनकी हार होती है। इस हार के बाद इजिप्ट को ये समझ में जाता है कि अगर ज़मीन वापस लेना है तो कभी भी इजराइल के साथ वॉर मत करो, बात करो, और बात करके वापस लेने की कोशिश करो। तो इजिप्ट जो है वो बात करने में लग जाता है। ये यूएस प्रेसिडेंट थे, ये जो थे वो आप कह सकते हो कि इजिप्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका नाम था अनवर सदात, और ये इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव थे, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनके बीच में एक समझौता होता है, जिस समझौते का नाम जो था वो कैंप डेविड एकॉर्ड कहा जाता है। आपको नाम जानना उतना ज़रूरी नहीं है, फिलहाल आप समझो ये कि 1973 के वॉर के बाद इजिप्ट को लगने लगता है कि अगर उनको अपनी खोई ज़मीन को वापस लेना है तो इजराइल के साथ वॉर संभव नहीं है, बिकॉज वो वॉर जीत नहीं पाएंगे इजराइल से। इसलिए उन्होंने बातचीत का रास्ता अपनाया और उन्होंने एक संधि की इजिप्ट के साथ, और जो है वो जिसको कैंप डेविड एकॉर्ड के नाम, ये कैंप डेविड एकॉर्ड का ही एक इमेज है। कैंप डेविड एकॉर्ड का ही एक इमेज है। इसमें क्या होता है कि इस एकॉर्ड के बाद क्या होता है कि जो ज़मीन, आप समझो कि ये जो ज़मीन जो है, गाजा स्ट्रिप तो वापस ये अपने पास ही रखता है इजराइल, लेकिन जो पूरा का पूरा सिनाई पेनिनसुला था वो वापस कर देता है इजिप्ट को इजराइल। और उसके बदले में इजराइल को क्या मिलता है? पहला देश बन जाता है इजिप्ट जिसने इजराइल के साथ संबंध स्थापित किए थे। कोई भी अरब देश इजराइल को रिकॉग्निशन नहीं देते, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते एज अ कंट्री। इस टॉक के बाद, कैंप डेविड एकॉर्ड के बाद, इजिप्ट पहला देश बनता है जिसने ये माना था कि हाँ इजराइल एक देश है, हम इसको एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं। और उसके साथ इजिप्ट ने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए थे, यानी कि अब एम्बेसी खुलाएगा इजिप्ट का इजराइल में और इजराइल का इजिप्ट में। तो पहला देश बन जाता है इजिप्ट जो इजराइल के साथ जो है वो संबंध इस्टेब्लिश करता है। इस वॉर के बाद और इस एकॉर्ड के बाद एक चीज़ और होता है।
जो हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए अब तक क्या हो रहा था, अब तक जो है वो अरब देश पैलेस्टीनियंस के लिए लड़ रहे थे। वो पैलेस्टीनियन के लिए क्या लड़ रहे थे, वो बस इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे ताकि इजराइल का एग्जिस्टेंस ही ना हो, इजराइल ख़त्म हो जाए। लेकिन पैलेस्टीनियंस के बारे में कोई सोच नहीं रहा था फोकस्ड तरीके से। तो इस घटना के बाद 1973 के वॉर के बाद और कैंप डेविड एकॉर्ड के बाद, जब इजिप्ट हार स्वीकार कर लेता है और उसके बाद दोनों के बीच में समझौता होता है और सिनाई पेनिनसुला वापस इजराइल जो है इजिप्ट को लौटा लेता है, और फिर इजराइल जो है इजिप्ट जो है रिकॉग्नाइज करता है इजिप्ट इजराइल को एज अ कंट्री। उसके बाद वहाँ के जो लोकल पैलेस्टीनियंस थे उनको समझ में आता है कि हमारे आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। तो वहाँ के जो लोकल्स थे उनके द्वारा एक संगठन बनाया जाता है जिसको पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, तो शॉर्ट फॉर्म में पीएलओ कहते हैं, जो 1964 में बनता है। 1964 में क्या होता है कि जो पीएलओ बनता है 1964, जो आप कह सकते हो 96, ये तो खैर कैंप डेविड एकॉर्ड के बहुत पहले ही बन चुका होता है, लेकिन ये एक्टिव होना शुरू होता है इस एकॉर्ड के बाद, बिकॉज अब इनको लगने लगता है कि हमारी आवाज़ को फोकस तरीके से उठाने वाला कोई नहीं है। और पीएलओ शुरू में जो था वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता था। कई सारे हमले कराए थे इसने इजराइल के एम्बेसी पर, कई सारे प्लेन हाईजैक कराए थे, और जहाँ भी इजराइल के लोग रहते थे, इवन इजराइल से बाहर यूरोप के कंट्रीज़ में, एशियन और एशिया के और कंट्री में, वहाँ इजरायली एम्बेसीज पर ये हमले कराते थे। तो पीएलओ मेनली जो था एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन कई छुटपुट जो है वो इजराइल के साथ इनका वॉर भी चलता था क्योंकि इनकी अपनी एक आर्मी थी। तो ये जो था आप समझो कि लगभग आप ये कह सकते हो कि ये अपने हक के लिए, क्योंकि इनको लगा कि जो अरब हैं वो अपने हक के लिए, वो अपने सेल्फ के लिए लड़ रहे हैं, मतलब वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। फोकस तरीके से पैलेस्टीन के लिए कोई मांग नहीं कर रहा है, कोई प्रखर तरीके से नहीं बोल रहा है। इसलिए वहाँ के जो लोकल्स थे पैलेस्टीनियन अरब्स, उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको पीएलओ के नाम जानते हैं। उसने कई टेररिस्ट अटैक्स कराए इजराइल पर, और एक तरीके से कह सकते हो कि एक प्रॉक्सी वॉर छिड़ा, और बहुत बड़े लेवल पे इजराइल पे वहाँ की सेना पे हमले कराते हैं, और छुटमुट जो है वहाँ पर वहाँ के आर्मी पे पत्थर मारना और कई तरह के हमले जारी रहे। तो पूरा का पूरा एक दौर था, लगभग 1993 तक जो है वो ये जो है ऐसा चलता रहा। उसके बाद 1993 में है 1993 में पीएलओ जो है 1993 तक, आप समझो कि जो ये देखिए पीएलओ के जो हैं ये हैं यासिर अराफात। देखिए पीएलओ को जो बेसिक आइडियोलॉजी था वो चाहते थे कि देखिए पैलेस्टीनियंस, ये भूमि आफ्टर ऑल तो है पैलेस्टीन की, लेकिन वो कोई अपनी भूमि को पूरी तरह से वापस करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारी जो भूमि थी पूरी तरह से आप मत उठाओ, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा ज़मीन हमें उठा दो, हम भी चाहते हैं कि शांति से रहें, आप भी शांति से रहो। तो बिल्कुल इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बिल्कुल अच्छी थी और बिल्कुल शांति प्रिय थे। तो क्या होता है कि इनके पीएलओ के बनने से लेकर 1993 तक कई सारे तरह के छुटपुट वॉर होते हैं इजराइल और पीएलओ के बीच में। और जो पीएलओ की जो आर्मी थी वो सीधा लड़ती थी, लेकिन जो लोग थे, जो छोटे पैलेस्टीन अरब्स थे, वो आर्मी पे, इजराइल के आर्मी पे पत्थर मारते थे और भी छोटे बहुत जो है वो हमले करते थे। तो इस तरीके से एक लंबा अरसा जो है इस तरह से चलता रहा। फिर बाद में क्या होता है, बाद में होता है 1993 में ओस्लो एकॉर्ड्स होता है। उसमें क्या होता है ओस्लो एकॉर्ड में, ओस्लो एकॉर्ड बेसिकली आप समझिए यासिर अराफात है, पीएलओ के चीफ थे उस समय। उसमें क्या होता है कि पीएलओ के बीच में और इजराइल के बीच में एक शांति समझौता होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि हम जो है इजराइल को मान्यता देंगे, और इजराइल जो है वो पीएलओ को कहेगा कि नहीं, अब ये जो है वो इजराइल है, मतलब इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव हैं पीएलओ, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और जितने भी देश हैं वो पीएलओ को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानना बंद कर देंगे। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जगह पर पीएलओ को पैलेस्टीनियन अरब्स की आवाज़ मानी जाएगी। उनको पीएलओ को पैलेस्टीनियन अरब्स के
यू कैन से रिप्रेजेंटेटिव की तरह माना जाएगा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से ओस्लो अकॉर्ड होता है और इजराइल को पीएलओ जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है एज अ कंट्री, और एक पैलेस्टीन कंट्री भी उसकी भी सीमा में रिकॉग्नाइज रहती है, और पीएलओ को पैलेस्टीनियन अरब्स के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मान्यता दे दी जाती है। इस तरीके से चलता है। लेकिन ये अकॉर्ड अनफॉर्चुनेटली कुछ साल तक चलता है, उसके बाद ये नहीं चल पाता है। और ये नहीं चल पाता है, जब ये ओस्लो अकॉर्ड विफल हो जाता है, तब यहाँ पर एक और पीएलओ की तरह, मोस्टली आपको तो पीएलओ से, क्या पीएलओ तो बहुत ही शांति प्रिय था, वो बात करता था शांति की, वो बात करता था कि हम इजराइल के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, हम पूरी ज़मीन आप मुझे मत दो, लेकिन हाँ आप जितनी ज़मीन चाहो, हम जितनी ज़मीन मांग रहे हैं उतनी ज़मीन आप हमें दे दो, पूरी ज़मीन मत दो, हम इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन जो पीएलओ के बाद बना, क्योंकि पीएलओ ओस्लो अकॉर्ड जब होता है उसके बाद, जब वो ओस्लो अकॉर्ड कुछ सालों तक चलता है, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल पूरी तरह विफल हो जाता है, तो एक और नया ऑर्गेनाइजेशन बनता है हमास। और हमास जो आज भी बहुत बड़े लेवल पर आप न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न चैनल्स पे आपने नाम सुना होगा। हमास जो है वो उसकी आइडियोलॉजी कोई शांति प्रिय आइडियोलॉजी नहीं थी, वो पूरी तरह से इजराइल की एग्जिस्टेंस को ही स्वीकारता नहीं। वो कहता है कि इजराइल जैसा कोई देश नहीं है, ये पूरी भूमि हमारी है, हम पूरी भूमि को लेकर रहेंगे, हमारे नज़र में इजराइल जैसा कोई देश है ही नहीं। हमास जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट अटैक्स कराता है, उसके जवाब में इजरायली आर्मी भी जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट अटैक्स कराती है। इनका कहना है साफ कि हमें जितनी ज़मीन हमारी थी 1967 के वॉर के समय, उतनी ज़मीन हमें जो है वापस मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है एक नया हमास जो है आज भी आप कह सकते, हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड है, पीएलओ नहीं है। विश्व के अभी भी बहुत सारे देशों में हमास जो है, लगभग सारे देशों में हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड है, जबकि पीएलओ जो है अब ओस्लो अकॉर्ड के तहत पैलेस्टीनियन अरब्स के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रजिस्टर्ड है, न कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। और हमास और पीएलओ के बीच में भी आपस में कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। अभी भी वेस्ट बैंक के इलाके पे, जैसे आप अगर आप देखो मैप में, तो ये जो आप अगर मैप में देखो तो रुकिए, वेट, मैप, वेयर इज़ मैप, या तो अगर आप मैप में देखो तो ये पूरा का पूरा इजराइल है, और ये जो वेस्ट बैंक के आसपास का इलाका है, और ये जो गाजा स्ट्रिप है, वो अभी बेसिकली आप उसको पैलेस्टीनियन कह सकते हो, है ये इजराइल के ही कब्जा में, लेकिन आप उसको पैलेस्टीन कह सकते हो। तो कुछ इलाकों पे पीएलओ का कब्जा है, वहाँ पीएलओ रूल करता है, जो कि पीएलओ ऑफिशियली आप कह सकते हो कि विश्व की अन्य देश जो हैं उनको रिकॉग्नाइज करती है। तो पैलेस्टीनियन जो पीपुल हैं उनके लिए तो पीएलओ सब कुछ है, लेकिन हमास भी बोलता है कि हम भी जो हैं वो पैलेस्टीनियन पीपुल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो कई जगहों पर पीएलओ रूल करती है, कई जगहों पर हमास रूल करता है। तो आज की स्थिति ये है कि जो पूरा देश आपको ये दिख रहा है, आपको जो ये पूरा देश दिख रहा है, ये पूरा देश पैलेस्टीन था। बाद में इजराइल बनता है और इजराइल तेज़ी से पूरे ज़मीन को कब्जा करता है, और ये जो है छोटे से इलाके में ये जो पैलेस्टीनियंस हैं वो बसने को मजबूर हो जाते हैं। ये वेस्ट बैंक के आसपास का इलाका है, और जो इजराइल है, जो यहाँ जेरूसलम है, इजराइल का जो डॉट दिख रहा है, ब्लैक डॉट, इस जेरूसलम है। जेरूसलम में अब को आधी आबादी ईस्ट पार्ट में मुस्लिम है, वेस्ट पार्ट में ज्यूस पीपुल रहते हैं। तो मतलब जेरूसलम जो है वो, जेरूसलम ऐसे कहा गया था, यूएन के जो डिसीजन था उसमें कहा गया था कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल होगा, लेकिन आज पूरे जेरूसलम पे इजराइल का ही कब्जा है। इवन वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, जो जहाँ पे मोस्टली आबादी पैलेस्टीनियंस की है, वहाँ भी आप कह सकते हो कि इजराइल का ही कब्जा है। और जब भी वहाँ के जो लोकल्स जो इजरायली आर्मी के खिलाफ हथियार उठाते हैं या उनके खिलाफ पत्थर मारते हैं, तो आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा कि ऊपर से आप कह सकते हो कि मिसाइलें दागी जाती हैं इजरायली सैनिक के द्वारा। तो ये चीज़ें आज भी जारी हैं। लेकिन अभी कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं, देखिए, समझिए। ये एक तस्वीर है जिसमें आप कह सकते हो कि ये जो गाजा स्ट्रिप के आसपास का इलाका है जिसमें इजराइल ने बम दागा है, उसके बाद का ये फ़ोटो है। अभी 3 ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। एक तो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है,
अब्राहम अकॉर्ड में पहला जो देश बना था, पहला जो देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी, वो था इजिप्ट, मैंने बताया। उसके बाद दूसरा जो देखिए, पहला जो देश था वो था इजिप्ट। दूसरा देश बना था लेबनान। और अभी अब्राहम अकॉर्ड हुआ है जिसमें तीसरा देश बन गया है यूएई। यूएई भी अभी 2020 में ही यूएई भी जो है वो मान्यता दे दिया है इजराइल को एज अ कंट्री। और यूएई और इजराइल जो है आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। और चौथा देश बना है बहरीन। तो ये और इस जो इनके बीच जो समझौता हुआ है यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच में, उसे ही अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो एक तो ये डेवलपमेंट है 2019-20 का अब्राहम अकॉर्ड। और दूसरा जो है 2019 के लास्ट का, लगभग दिसंबर के आसपास का या उससे पहले का एक हुआ है कि अमेरिका ने जेरूसलम को आप कह सकते हो कि इजराइल के राजधानी के रूप में मान्यता दे दी है। इजराइल के कैपिटल के रूप में जेरूसलम को अमेरिका ने, ट्रम्प की गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एक तरह का पॉलिटिकल मूव था। अब ट्रम्प इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं भाई? जिस जेरूसलम पर कहा गया था यूएन के प्रस्ताव में, यूएन के डिसीजन में, ये इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा कंट्रोल होगा, उसको अमेरिका कह रहा है कि वो हम इजराइल की राजधानी के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल मूव था। पॉलिटिकल मूव ये था कि देखिए, चुनाव आने वाले हैं अमेरिका में, और अमेरिका के वोटर्स की एक बहुत बड़ी आबादी ज्यूस लोगों की है। तो कहीं ना कहीं ज्यूस वोटर्स को खुश करने के लिए अमेरिका ने, ट्रम्प ने ये मूव चला है। तो एक्चुअली में अभी आप अगर जितने भी देश जो इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, उन सब की एम्बेसीज इजराइल की जेरूसलम में नहीं है, बल्कि इजराइल की एक और दूसरी बहुत बड़े शहर तेल अवीव में है। जैसे दिल्ली के बाद मुंबई आता है, कोलकाता आता है, चेन्नई आता है, उसी तरह इजराइल में एक दूसरा सबसे बड़ा शहर है तेल अवीव। तो अभी जो सारे देशों की जो एम्बेसीज हैं वो तेल अवीव में, न कि जेरूसलम में। अमेरिका जब किसी शहर को किसी देश की राजधानी के रूप में रिकॉग्नाइज करता है, इसका मतलब है कि मोस्टली कंट्री भी आने वाले समय में रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे। तो ये जो है वो दूसरा मूव है। उसके बाद तीसरा मूव एक और है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है, ट्रम्प ने एक प्लान दिया था, हम समझने की कोशिश करेंगे। ट्रम्प का एक प्लान था कि किस तरीके से इजराइल और पैलेस्टीन का जो मुद्दा है उसको सुलझाया जाए। तो ट्रम्प ने जो प्लान किया था उसमें जो था, हम मैप से समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए ट्रम्प का जो प्लान था वो ये था कि जिस इलाके पे अभी इजराइल है वो इलाका तो इजराइल का होगा ही होगा, लेकिन जो अभी पैलेस्टीनियंस का इलाका है उसको, उन लोगों को थोड़ा सा और इलाका, आप कह सकते हो कि ये इलाका हो या ये इलाका हो, थोड़ा सा और इलाका दे दिया जाएगा। और ये ट्रम्प का प्लान है। आप ट्रम्प का प्लान सुनो, जो 2019 के लास्ट में उन्होंने इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे को सुलझाने के लिए उन्होंने अपना एक प्लान बताया था दुनिया के सामने। उसमें उनका प्लान ये था कि इजराइल और पैलेस्टीन के विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने क्या किया था, इजराइल जितनी भूमि में है उतनी भूमि में रहेगा, उसको थोड़ी सी भूमि पैलेस्टीनियंस को देनी पड़ेगी। और इसके बाद क्या होगा, इसके बदले में पैलेस्टीनियन को जेरूसलम, इजराइल की राजधानी जेरूसलम माननी पड़ेगी। यानी जो पैलेस्तीन है उसको मानना पड़ेगा कि इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। और इसके बदले में इजराइल पैलेस्टीन को एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज करेगा, और पैलेस्टीन इजराइल के देश के रूप में, इजराइल को एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज करेगा, और दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन होंगे। और इसके बदले में अमेरिका जो है वो $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा पैलेस्टीन में, यानी इस इलाके में और इस इलाके में। और यहाँ पर एक टनल बनाया जाएगा जिसमें ये दोनों आपस में अच्छे से जो है वो ट्रेड कर सकें, या फिर आप कह सकते हो कि आवाजाही कर सकें। तो ये ट्रम्प का प्लान था इस मैटर को सुलझाने के लिए। ट्रम्प का प्लान ट्रम्प जैसा ही स्टुपिडिटी से भरा हुआ है। इज इट पॉसिबल कि जो पैलेस्टीनियन है वो छोड़ देंगे? पर जाहिर सी बात है वो नहीं छोड़ेंगे। आपने पूरा का पूरा जेरूसलम, अगर जेरूसलम की तो लड़ाई है,
आपने पूरा का पूरा जेरूसलम इजराइल को दे दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पैलेस्टीनियन मान जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल पूरी तरह से स्टुपिडिटी से भरा हुआ फैसला था। खैर, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर आप अभी अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं या फिर यूएन के अध्यक्ष होते हैं, अगर आपको ये मुद्दा मिलता इजराइल पैलेस्टीन के विवाद को सुलझाने के लिए, तो आप क्या करते हैं? मेरे अनुसार अगर मुझे ये मुद्दा मिलता तो मैं जो करता, मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे लगता है कि देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर इमेजिन कीजिए कि अगर ये सेम थिंग इंडिया के साथ हुआ होता तो हम पे क्या बीतता। हमारे पूरे धरती पर, हमारे पूरे ज़मीन पर, जो हमारे पूर्वजों का था, उस ज़मीन पर न जाने मतलब हमारे पूर्वज कितने सालों से रहते आ रहे होंगे, और उस पर एक देश हमारे इलाके के लगभग 80 से 85% इलाके पर एक दूसरा देश हम कब्जा किया होता है और वो हमारे ही लोगों को मारता है। तो जाहिर सी बात है, गुस्सा तो हमारे अंदर आएगा। हथियार उठाना तो एक छोटी सी बात होगी। मैं वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जो पैलेस्टीनियन पे बीत रहा होगा वो बहुत ही गलत है। हमें, मेरे अनुसार का सॉल्यूशन एक ही है कि फिर से जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में भेजो, और साथ ही साथ गाजा को, पैलेस्टीन को थोड़ी सी नहीं, थोड़ी और ज़्यादा भूमि दी जानी चाहिए। यानी ये पूरा का पूरा इलाका, आप कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा इलाका पैलेस्टीन को देना चाहिए, ताकि ये पूरा का पूरा एक देश बन जाए। और यूरोपियन कंट्रीज़ को, जो कहीं ना कहीं इन लड़ाई के पीछे सबसे बड़े कारण हैं, उनको इस फिलिस्तीन के विकास के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये पूरे के, और सभी देशों को फिलिस्तीन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते इस्टेब्लिश करने के लिए दोनों देशों को, आप कह सकते हो कि प्रेरित करना चाहिए। अब आप पॉलिटिक्स खेलना बंद करो। तो यही एक उपाय है जो मेरे अनुसार है। आप भी बताओ कि आप अगर होते तो आप क्या करते। ये मेरा उपाय ये है कि ये पूरा इलाका, आप ये जो गाजा और वेस्ट बैंक के बीच में जो ये गैप दिख रहा है आपको, जो इजराइल का है, ये पूरा इलाका आप दे दो, और जो जेरूसलम है उसको इंटरनेशनल कंट्रोल पे भेजो। ना वो इजराइल का होगा, ना वो फिलिस्तीन का, वो इंटरनेशनल बॉडी उसको कंट्रोल करेगी। और साथ ही साथ पूरा का पूरा जो फ़लस्तीन है उस पर यूरोपियन कंट्री इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके डेवलपमेंट में काम करेंगे, और जो भी जितना विकास हो सकता है, जितना आने वाले 5 साल 10 सालों में, वो ज़रूरी है कि यूरोपियन कंट्री करें। और उसके बाद जो है वो दोनों देशों को, जो है वो दोनों देशों के बीच में जो है आप कह सकते हो कि दोस्ती बनी रहे, उसके लिए काम करें, कोई पॉलिटिक्स ना खेले। तो ये है मेरा उपाय। अगर मैं होता तो मैं शायद ये करता। आप क्या करते हैं आप ज़रूर कमेंट में बताओ। तो ये था वीडियो का अंत। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। कौन से लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। किसने बोला था कि हम ज्यूस लोगों के लिए एक देश बनाएंगे, आप समझ लो। ये था वीडियो का अंत। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम चैनल से तो जुड़े ही जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।